Hello all, welcome to Only IAS. So, we have already started our ethics answer writing sessions. Lecture 1 has already been done. उसमें मैंने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप अपने एथिक्स के सेक्शन ए की जो कि स्टैटिक और थ्योरी पोर्शन है उसकी आंसर राइटिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें आंसर राइटिंग का टेम्पलेट होता है, किस तरीके से हम उसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के अंदर हम चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, बॉडी के अंदर किस तरीके से डायग्राम्स और एग्जांपल्स का यूज़ करते हुए हम हमारे आंसर को बहुत ज़्यादा डायनामिक और यूपीएससी लेवल का बना सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हमारा लेक्चर 2 है और इस लेक्चर 2 में हम आज बात करेंगे जो सेक्शन बी है उसको टैकल करने का, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ एथिक्स केस स्टडीज़ विच इज़ आवर सेक्शन बी इन आवर एथिक्स पेपर 4। तो हम देखते हैं किस तरीके से केस स्टडीज़ आती हैं एग्जाम में, किस तरीके से केस स्टडीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट होती है एक यूपीएससी एस्पिरेंट को आंसर लिखने की, और क्या एक टेम्पलेट हो सकता है पॉसिबल केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करने का। तो हम इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। अब बिफोर मूविंग अहेड, जो सबसे एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केस स्टडीज़ वाले सेक्शन को लेते हुए, वो आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दीज आर जनरल थिंग्स फॉर सेक्शन बी केस स्टडीज़। अगर मैं बात करूं तो हमें पता है जिस तरीके से सेक्शन 1 भी क्या है कि अराउंड 120 से 130 मार्क्स का आता था, सिमिलरली केस स्टडीज़ वाला जो सेक्शन बी है वो भी क्या है कि हमें अराउंड 120-130 मार्क्स का ही आएगा। इट कैन वेरी बिटवीन 120 to 130। देन टाइम अलॉटेड 90 मिनट्स, ठीक है। तो 3 आवर्स के अंदर रफली हमें क्या है कि सेक्शन ए को भी 90 मिनट्स देने हैं रफली, ताकि हम क्या है कि इक्वल जस्टिस करके आ पाएँ, क्योंकि रफली क्या है कि दोनों का वेटेज सेम आता है और हम केस स्टडीज़ के लिए भी 90 मिनट्स लेके चलते हैं। देन नंबर ऑफ केस स्टडीज़ आस्क्ड, तो यूजुअली एग्जाम में 5 से 6 केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं। दे कैन बी फ्रॉम 20 मार्कर टू 25 मार्कर, तो कोई 20 मार्कर भी आ सकती हैं, कोई 25 मार्कर्स भी आ सकती हैं। सेकंड जो हमारे पास चीज़ है, तो हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें तो टाइम पर केस स्टडी कितना निकल के आता है, वी विल बी रफली गेटिंग अराउंड 14 to 15 मिनट्स पर केस स्टडी। तो अब ये चीज़ क्या दिखा रही है कि टाइम इज़ द किंग, ठीक है। तो हमें जब भी केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करना है, हमें उसको एक ही बार क्या है कि रीड करने का मौका मिलेगा। अगर टाइम के हिसाब से देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, बट मोस्टली अगर आप देखोगे केसेस के अंदर तो हमें एक ही बार क्या है कि रीड करने का मौका मिलता है। इसलिए जब भी हम जो उसको फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं उसको बहुत केयरफुली रीड करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरफुली, ठीक है। तो बिकॉज वी विल नॉट बी गेटिंग मच टाइम टू रीड इट ट्वाइस, तो हमें फर्स्ट टाइम में क्या है उसको इतना अच्छे से अंडरलाइन करना है, उसके जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, टॉपिक्स, उसको अच्छे से अंडरलाइन करके कि फर्स्ट टाइम में उसको पूरा क्लैरिटी के साथ हमें अपने माइंड में समझना है। फिर हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या हैं, एथिक्स के पेपर को प्रिपेयर करने के सोर्सेज क्या हैं। तो देयर इज़ नो सेपरेट बुक फॉर प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ केस स्टडीज़, ठीक है। तो जो भी आपने नॉलेज क्या है कि पार्ट ए में, सेक्शन ए के अंदर जो भी आपने नॉलेज एक्वायर करी है, उसी नॉलेज को क्या है कि आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो हमें पता है, हमने देखा था जो हमारा सिलेबस था, जो पिछली क्लास में हमने देखा है कि ये जो 7 थीम्स हैं ये हमारे पास किस में आती हैं, सेक्शन ए के अंदर आती हैं। और इन सेक्शन ए के अंदर जो सारी थीम्स हैं ये हमारी क्या है, थ्योरी पार्ट को, स्टैटिक पार्ट को इंक्रीज़ करेंगी। यहाँ पर जो भी आप क्या है कि डिफरेंट फिलोसोफर्स के डिफरेंट क्या है कि जो भी अच्छे लोग हैं, रिफॉर्मर्स हैं, लीडर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो एथिक्स के अंदर क्या है कि डिफरेंट वैल्यूज़ की हमने जो बात करी थी कि जो हमारे पास 50-60 वैल्यूज़ हैं, उन सभी को क्या है कि हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन केस स्टडीज़ वाले में यूज़ करना है। तो सेक्शन बी की कोई सेपरेट बुक नहीं है। सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन ए के अंदर जो भी हमने सारी नॉलेज एक्वायर करी है उसको लगाने का तरीका हमें आना चाहिए, ताकि हम किसी भी एक केस स्टडी का सॉल्यूशन निकाल पाएँ। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करें सेक्शन बी के अंदर केस स्टडीज़ क्या है कि बहुत सारी थीम्स के ऊपर आ सकती हैं, और ये सारी थीम्स क्या है कि आपको एक सिचुएशन में डालती हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या है कि एग्जामिनर कोई भी इन सारी थीम्स के ऊपर क्या है कि आपको एक केस स्टडी दे सकता है, और वो क्या है कि आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके उस सिचुएशन में आपको डालेगा और बताएगा कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते हैं। तो आपको क्या है कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल के एग्जामिनर को बोथ मेरिट बेसिस पे और उसके डीमेरिट बेसिस पे निकाल के अलग अलग करके एग्जामिनर को दिखाने हैं और कंक्लूड करना है कि दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन और द वे फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इन विच द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस आर सो। तो केस स्टडीज़ की थीम्स के बहुत सारी हो सकती हैं, मैंने कुछ लिखी है यहाँ पर। ये जेंडर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जेंडर इश्यूज़ के अंदर क्या है कि अगर आपको पता है तो जेंडर इश्यूज़ के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ जैसे हमने डिस्कस किए थे ओपन यूट्यूब चैनल पे भी, कि रेप
बेसिस पे क्या है कि कोई केस स्टडी आ सकती है, कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे केस स्टडी आ सकती है, देन कोई वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, ट्राइबल सेक्शंस होते हैं, उनके ऊपर केस स्टडी आ सकती है, देन वुमेन इन कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर क्या है कि हमारे पास केस स्टडी आ सकती है कि लाइक कोई वुमेन का हैरासमेंट हो रहा है, मॉलेस्टेशन हो रहा है किसी भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहाँ की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो होती है उसके आप हेड हो। तो अगर जब आपको ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही मेरिटोक्रेट या फिर बहुत ही ज़्यादा यूटिलिटी वाले आदमी ने, जो कि एम्प्लॉय है, उसने क्या है किसी वुमेन के साथ हैरेस किया है, तो अब आपके पास दो डिलेमा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉय है आपकी कंपनी का, तो उसको आप क्या एकदम से निकाल भी नहीं सकते। बट एट द सेम टाइम अगर कोई वुमेन हरासमेंट का, वर्बल हरासमेंट का केस है उसके ऊपर, तो उसको आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो मान लो ऐसे जेंडर इशूज़ के ऊपर भी क्या है केस स्टडी आपके ऊपर आ सकती है। दैन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आ सकती है, पर्सनल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर आ सकती है, करप्शन के ऊपर आ सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं उसके ऊपर आ सकती है, दैन डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड आ सकती है। इसके अंदर सबसे बेसिक एग्जांपल जो अभी है दैट इज़ कोविड-19 पैंडमिक। तो हम क्या है, हमने देखा है कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स क्या है कोविड-19 पैंडमिक में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, एग्जांपल देखें हम तो हमारे पास शुरू में बहुत अच्छा एग्जांपल आया था, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ भिलवाड़ा मॉडल। ठीक है, तो हमने देखा था कि किस तरीके से भिलवाड़ा मॉडल के अंदर जो कंटेनमेंट जोन्स बनाने की कोशिश करी थी, दैट इज़ फ्रॉम रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज एरियाज़ को डिलीनिएट किया था एज़ पर द इन्फेक्शन स्प्रेड। तो कितना अच्छा क्या है कि टेलीविजन पे और अदर चैनल्स पे और अदर डिस्ट्रिक्ट्स ने उसको फॉलो किया। तो क्या है कि वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे या कलेक्टर्स थे, उन्होंने क्या है कि मॉडल को बनाया होगा, उनके पास एक केस स्टडी आई होगी किस तरीके से क्या है कि कोविड का आउटब्रेक हुआ है हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उन्होंने क्या है कि उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी थी, विच इज़ माइक्रो एंड मिनी कंटेनमेंट जोन्स इन 3 कलर कोडिंग एरियाज, दैट इज़ रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो वहाँ पर क्या एक सॉल्यूशन निकला था। तो ये सारी थीम्स क्या सिचुएशन में डालती हैं। अब आप क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी अदर हज़ार्ड से रिलेटेड भी क्या है केस स्टडीज़ पूछी जा सकती हैं। दे कैन बी एक्चुअली फ्रॉम कि आप यू आर एक्चुअली वर्किंग इन अ केमिकल इंडस्ट्री, तो वहाँ पर क्या है कि आपने सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रखे नहीं और यू आर दी हेड एंड इंचार्ज ऑफ द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो आपका जो कंपनी का मालिक है वो बोल रहा है आपको कि नहीं इतने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत हैं, बट आपको लग रहा है कि वो कम है, और उससे क्या है कि जो लेबर काम कर रही है नीचे वो क्या है कि ज़्यादा रिस्क पे है ऑफ गेटिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज और ड्यू टू सकम टू डेथ। तो जैसे LG पॉलीमर का केस हुआ था विशाखापट्टनम में, जहाँ पर क्या है कि जो बॉयलर फट गया था, तो वहाँ पर क्या है बहुत लोगों की डेथ हुई थी। तो ये सारे केसेस के अंदर क्या है कि वो आपसे आपका जो बॉस है, ओनर है कंपनी का, वो बोल रहा है कि पैसे बचाना है, और आपको लग रहा है कि सेफ्टी यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं रखी गई है। तो ये डिलेमा है आपके पास, तो आपको इसमें केस सॉल्व करना है। तो सारी केस स्टडीज़ आ सकती हैं और ये केस स्टडीज़ आपको सिचुएशन में डालती हैं। अब बात करते हैं हम कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़, कैसी केस स्टडीज़ पूछी जा सकती हैं। थीम्स हमने देख लिया, अब टाइप्स की बात करते हैं। तो यूजुअली क्या है कि 4 टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ कैन बी आस्क्ड। फर्स्ट जो है उसमें क्या होगा कि आपको केस गिवन होगा। ऑफकोर्स केस तो किसी भी केस स्टडी के अंदर आपको दिया हुआ ही होगा, क्वेश्चन तो होगा ही होगा आपके पास। उसके अंदर आपको साथ साथ क्या दिया होगा, आपको पॉसिबल्स ऑप्शंस भी दिए होंगे कि ये केस है, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। आपको क्या है कि इन सब ऑप्शंस को चेक करना है। तो चेक का मतलब क्या है कि आपको उस सारे ऑप्शंस के क्या है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स को चेक करना है। तो आप क्या करोगे, सारे ऑप्शंस को लिखोगे 1 और 1 का मेरिट और 1 का डीमेरिट चेक करोगे, फिर 2 ऑप्शन को लोगे, फिर सेकंड ऑप्शन को लोगे, उसका मेरिट उसका डीमेरिट चेक करोगे, फिर थर्ड को, ऐसे फोर्थ को, मान लो जितने भी ऑप्शन है उसका आपको चेक करना पड़ेगा। सेकंड टाइप की जो केस स्टडी आती है वो कैसी होती है कि केस आपको गिवन रहेगा, बट आपको क्या है कि उसमें यू नीड टू गिव पॉसिबल ऑप्शंस एंड सॉल्यूशंस। आपको खुद को क्या है कि उसमें ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। तो टाइम को देखते हुए, मार्क्स को देखते हुए ये एडवाइस किया जाता है कि यूजुअली आपको क्या है कि ट्राई करना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 4 ऑप्शंस बनाओ। और 4 ऑप्शंस बनाने के अंदर आपका तरीका क्या होना चाहिए कि आप 4 ऑप्शंस कैसे बनाओगे। उसमें जो आपका सबसे पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थोड़ा सही बोल सकता हूँ मैं, वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर नहीं होगा, वो थोड़ा सही आंसर हो सकता है, जिसमें क्या है कि आप ये बता रहे हो कि हाँ ये भी देखा जा सकता है। फिर जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा सही होगा। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था उससे क्या है कि 1 स्टेप 2 स्टेप ऊपर होगा। देन जो आपका थर्ड ऑप्शन आप डालोगे वो आप ट्राई करो कि वो बहुत सही हो। ठीक है, दैट इज़, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो दैट इज़ ऑफ अ कैटेगरी ऑफ गुड। और जब फोर्थ ऑप्शन डालोगे दैट विल बी बहुत ज़्यादा सही। ठीक है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, बट अदरवाइज तो इसमें क्या है कि दिस विल बी द बेस्ट वन और द वेरी गुड ऑप्शन एंड सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू। तो अगर आपके पास केस स्टडी गिवन है, आपसे क्या है कि पॉसिबल ऑप्शन या सॉल्यूशंस मांग रहा है, तो आप 4 बेसिस पे जाओगे। फर्स्ट क्या है कि आप पार्शियली ट्रू वाला क्या है कि ऑप्शन निकाल सकते हो, जिसमें क्या है कि थोड़े हद तक हम क्या है कि उसको भी देख सकते हैं, ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि उससे एक बेटर लेवल का होगा, और फिर गुड एंड वेरी गुड कैटेगरी के अंदर हम ऑप्शंस लिखने की कोशिश करेंगे। अब थर्ड केस की बात करें तो इसमें भी केस गिवन होगा आपके पास, बट इसमें आपको क्या बोलेगा, यू नीड टू गिव द पॉसिबल स्टेप्स टू कम आउट ऑफ द
सिचुएशन। तो आपको क्या है कि यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर लॉजिकल सीक्वेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या है कि जो डिफरेंट स्टेप्स आप ले रहे हो वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर क्या है कि आप फॉलो करोगे तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उस पर्टिकुलर सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल सकता है, एक एमिकेबल सोल्यूशन निकल सकता है जिसमें क्या है कि सबकी प्रॉस्पेरिटी इंश्योर कर सकते हैं, किसी का बुरा नहीं हो रहा है उसमें। 4 टाइप की केस स्टडी क्या होती है? यूजुअली इलस्ट्रेशन बेस्ड होती है केस स्टडीज़। इसमें क्या आपको इलस्ट्रेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ये वाली केस स्टडीज़ वैसे कम आती हैं, मोस्टली आपको ये फर्स्ट सेकंड टाइप की केस स्टडीज़ जो हैं, और इन केस सर्टेन केसेस थर्ड टाइप ऑफ केस स्टडीज़ आपको एग्जाम में मिलेगी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसको हम देखेंगे आगे क्वेश्चन के फॉर्म में भी। फिर हम बात करें, नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ टेम्पलेट फॉर अटेम्प्टिंग केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ को अटैम्प्ट करने का हम एक टेम्पलेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो टेम्पलेट बनाने की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले किसी भी केस स्टडी के अंदर ऑफकोर्स सी बात है कुछ लोग तो इन्वॉल्व होंगे ही, ठीक है, आप भी हो सकते हो। यू कैन बी अ actor in a particular case study as a district collector, district magistrate. You can be a CEO, you can be a managing director, you can be a head of the quality control department, you can be a head of safety control department. तो हर केस स्टडी के अंदर आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते ही होते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर्स बोल दो या फिर इनको बोल दो डिफरेंट एक्टर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास केस स्टडी आएगी तो उसके अंदर क्या करोगे, आप अपने इंट्रोडक्शन वाले जो पार्ट होता है उसके अंदर आप 2 काम करोगे। पहला, आप सारे के सारे जो भी स्टेक होल्डर्स एक्टर्स इन्वॉल्व हैं उस केस स्टडी में उनको आइडेंटिफाई करोगे, और दूसरा कि जो भी क्या है कि डिलेमा है, स्पेसिफिकली द एथिकल डिलेमा जो भी इन्वॉल्व है उस केस स्टडी में, जो भी कन्फ्यूजन है, उस एथिकल कन्फ्यूजन है उस केस स्टडी में, उसको क्या है कि आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। तो एग्जांपल हो सकता है स्टेक होल्डर्स का, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक यू कैन बी एक्टिंग एज अ डीएम, ठीक है, देन यू कैन बी एक्टिंग एज अ सीईओ, तो आप अपने आप में क्या है कि एक एक्टर हो गए। देन अदर एक्टर कैन बी कम्युनिटी, another actor can be society, other actor can be a girl involved, a woman involved in that case, a particular labor involved, labor union involved। तो बहुत सारे क्या है कि कम्युनिटी भी हो सकती है, सोसाइटी भी एक एक्टर हो सकती है। देन हमारे पास क्या है, कोई इंस्टीट्यूशन भी क्या है कि एक एक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट भी एक्टर हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो क्या होंगे, कुछ तो एक्सप्लिसिट होंगे। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में क्या है कि ओपनली दे रखे होंगे, आपको दिख रहे हैं सामने, आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो दिख रहे हैं आपको कि हाँ उसमें लिखा हुआ है कि यू आर अ डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तो ये क्या हो गया, डीएम यू एज अ एक्टर हो गया। तो एक्सप्लिसिट होंगे, आपको ईजिली क्वेश्चन में ही दिए हुए होंगे। कुछ क्या है कि आप क्या है ट्राई करोगे कि कुछ जो इम्प्लिसिट एक्टर्स हैं उसमें उनको क्या है कि आप निकालने की कोशिश करोगे। मान लो क्या है कि कोई गर्ल चाइल्ड है, उसका क्या है कि रेप हुआ है, तो उसके क्या है कि पेरेंट्स होंगे, तो पेरेंट्स क्या बन जाएंगे, उसके इम्प्लिसिट स्टेक होल्डर। आपको क्या है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, पेरेंट्स को क्या है कि उस केस में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, तो वो इम्प्लिसिट क्या हो जाएंगे, एक्टर्स हो जाएंगे, इम्प्लिसिट स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। तो पहला कंप्लीट हो गया पॉइंट। सेकंड क्या है कि आपके पास बहुत सारी एथिकल डिलेमास जो भी होंगी उस क्वेश्चन में आपको क्या है कि यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। अब एथिकल डिलेमास क्या है, बहुत सारी हो सकती हैं। दे कैन बी रेंजिंग फ्रॉम दैट, एथिकल डिलेमा क्या है कि आपने फेवरेटिज्म वर्सेस आप ट्रांसपेरेंट हो सकते हो या ओपननेस शो कर सकते हो। जैसे मान लो क्या है कि आप रिक्रूटमेंट हेड हो किसी कंपनी के, तो आप क्या है कि आपने एक किसी पर्टिकुलर रीजन से, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोई कैंडिडेट आया, तो आपने क्या है कि उसको फेवरेटिज्म शो किया है, या फिर आपने ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस से क्या है कि उसका सिलेक्शन किया है, तो ये एक एथिकल डिलेमा है। देन अदर एथिकल डिलेमास कैन बी कि आप पॉलिटिकल कंपल्शंस जो होते हैं उसके अंदर आके आप अपना काम कर रहे हो, या फिर आप अपनी डेडिकेशन टू ड्यूटी दिखा रहे हो, ये एक एथिकल डिलेमा है। तो कोई केस स्टडी आ सकती है जिसमें कोई मंत्री क्या है कि आपसे कोई गलत काम करवाना चाह रहा है, बट आपकी ड्यूटी ये कहती है कि एथिक्स के लाइन के ऊपर ये काम सही होगा, तो आप पॉलिटिकल कंपल्शंस में आके उस काम को कर देते हो, या फिर अपनी डेडिकेशन टू ड्यूटी को इंटैक्ट रखते हुए उस काम को फॉलो करते हो। तो आप क्या करोगे, किसी भी केस स्टडी के अंदर इंट्रो के अंदर ये 2 पार्ट्स को क्या है कि आप पहले अलग से लिख दोगे, ऑब्जेक्टिवली दिखा दोगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब बात करते हैं बॉडी की, कि एक्चुअल बॉडी को किस तरीके से लिखा जाए। तो एक्चुअल बॉडी की जब भी बात करें तो अगेन हमें पता है कि 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। मेजरली अगर देखें तो हमने 4 क्वेश्चन देखे थे, मगर अगर हम बात करें तो अगर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं, जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जिनकी, तो उसमें क्या है कि ऑलरेडी सॉल्यूशंस गिवन हैं, तो हमें मेरिट डीमेरिट लिखने हैं। देन सॉल्यूशंस आस्क्ड हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 ऑप्शंस बनाएंगे, 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालेंगे, और उन सबके क्या है कि मेरिट डीमेरिट चेक कर लेंगे। बिकॉज टाइम क्या है कि 4 को ही अलाउ करता है लिखने का, और इतने ज़्यादा क्या है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज़ निकाल भी नहीं सकते हो एग्जाम के एनवायरनमेंट में। अगर आप ट्राई करोगे 4 से ज़्यादा ऑप्शंस सॉल्यूशंस निकालने का, तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट ही होगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, और आपकी क्या है एक आधी केस स्टडी रह जाएगी, छूट जाएगी।
तो एक्चुअल बॉडी के अंदर आपका ये पैटर्न रहेगा। अब बॉडी का कंटेंट क्या क्या हो सकता है उसको देखते हैं हम, ठीक है। पर उससे पहले एक और चीज़ आपको जो रिमेंबर करनी है बॉडी के अंदर, क्योंकि आपको क्या है कि यहाँ ऑप्शंस, आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस, आपको यहाँ पर क्या है कि डिसीजंस पे आना पड़ेगा बॉडी के अंदर। तो आप उसमें क्या है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट गो और नो गो टेस्ट लगा सकते हो। अब ये गो और नो गो टेस्ट क्या होता है इसको देखते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी केस स्टडी को देखते वक्त, सॉल्व करते वक्त आप पहले क्या चेक करोगे कि क्या वो केस स्टडी के अंदर जो आप सॉल्यूशन बता रहे हो, ऑप्शन बता रहे हो, क्या वो लॉ को फॉलो करता है। डज इट फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ पढ़ते हो, डज इट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, अगर फॉलो करता है देन इट इज़ गुड। सेकंड, जो आप ऑप्शन बता रहे हो क्या वो एथिकल भी है। एथिकल का मतलब क्या है कि क्या वो जस्ट है, क्या वो राइट है। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, ये भी अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। और फाइनली जो आप डिसीजन ले रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो, ऑप्शन बता रहे हो, क्या वो इफेक्टिव भी हैं, उससे बहुत लोगों का भला भी हो रहा है, सबकी प्रॉस्पेरिटी भी हो रही है। अगर आपको तीनों के आंसर क्या मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, देन आपको कुछ नहीं सोचना है, दैट विल बी योर अल्टीमेट फाइनल डिसीजन। जो आप कंक्लूजन में, जो आप फोर्थ पॉइंट में दिखाओगे, दैट विल बी योर फाइनल डिसीजन, बिकॉज इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आपके पास और भी केसेस आ सकते हैं। अब वो केसेस क्या क्या हो सकते हैं, पहला केस तो हम यही ले लेते हैं कि लॉ भी क्या है कि फुलफिल कर रहा है वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपका, एथिकल लाइंस पे भी क्या है कि फुलफिल कर रहा है और इफेक्टिव भी है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, गो। देन अगर हम बात करें लॉ भी कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, एथिकल भी नहीं है, इफेक्टिव भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका डिसीजन, नो गो हो जाएगा। देन अगर हम बात करें वो लॉ के ऊपर क्या है, वो लॉ के ऊपर भी क्या है कि इफेक्टिव है, एथिकल भी है, मगर इफेक्टिव क्या है कि ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तब भी क्या है कि आप ट्राई करोगे कि उसके साथ आप गो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस क्या है कि लॉ और एथिकल को हम इंटैक्ट रखेंगे वैल्यूज़ को, तो क्या है कि वो अपने आप क्या है कि लॉन्गर टर्म के अंदर, लॉन्ग पीरियड के अंदर क्या है कि वो इफेक्टिव बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड क्या बता सकते हैं हम कि वो क्या है, लॉ में के अंदर भी नहीं आ रहा है, एथिकल भी नहीं, मगर इफेक्टिव बहुत है, तब भी क्या है कि हम उसको नो गो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि टेस्ट है। तो जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे, हम उन ऑप्शंस को बनाते वक्त हमेशा ये नो गो और गो टेस्ट को क्या है कि फॉलो करेंगे। उसमें केसेस क्या है कि हम फॉलो कर सकते हैं, ये सब हमारे माइंड में करेंगे, ताकि क्या है कि हमें पता लग जाए कि हम जो हम डिसीजंस बना रहे हैं उसमें क्या है कि एग्जामिनर को कुछ ऐसा अजीब ना लगे। तो हमारे लिए ये पर्सनल टेस्ट है गो और नो गो वाला, और ये बॉडी के अंदर काम आता है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ बॉडी के अंदर शो किया है। अब बात करते हैं बॉडी का कंटेंट। तो बॉडी के कंटेंट की बात करोगे तो ऑफकोर्स आपको थ्योरी का लिंकेज करना पड़ेगा, और वो थ्योरी का लिंकेज कहाँ से आएगा आपके पास, सेक्शन ए से। थ्योरी का लिंकेज के अंदर क्या है कि आपने जो बहुत सारी 50-60 वैल्यूज़ पढ़ी हैं, आपको उसको कीवर्ड्स के फॉर्म में यूज़ करना है, उसको कनेक्ट करना है अपने एस्पेक्ट्स के फॉर्म में। एक और बात अगर मैं कहूँ तो अगर आप एथिकल पर्सन हो, अगर आप अपने आप को एथिकल पर्सन मानते हो, तो आपको क्या है कि एक चीज़ होती है एथिक्स में, दैट इज़ कॉल्ड ए स्मेल टेस्ट, ठीक है। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि यार इसको सूंघ के पता लग जाता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, इसको भनक पड़ जाती है, ठीक है। तो ये हिंदी का वर्ड है, तो इंग्लिश में इसको स्मेल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी आप क्या किसी केस स्टडी को देखते हो, तो आपको एक फर्स्ट मोमेंट पे क्या है कि फील हो जाता है कि हाँ यार इसके अंदर ये चीज़ें सही होंगी, इसके अंदर ये चीज़ें गलत होंगी। बट फिर भी क्या है कि स्मेल टेस्ट के बाद भी क्या है कि आप क्या ट्राई करोगे, यू ट्राई टू गेट ऑल द थिंग्स ऑन टेबल, थिंग्स एंड फैक्ट्स ऑन टेबल। एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है कि जो सारे फैक्ट्स को क्या है कि पहले टेबल पे रखता है, और उसके बाद क्या है कि उन पे सोचना और की कोशिश करता है फाइनल एक कंक्लूजन या सॉल्यूशन पे आने के लिए। तो आपने क्या किया है, थ्योरी लिंकेज के अंदर वैल्यूज़ को यूज़ किया है, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी, ठीक है। बहुत सारे कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, सारे क्या है कि आप वैल्यूज़ को एज़ पर द केस स्टडी यूज़ करने की कोशिश करिए। एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, अपना स्मेल टेस्ट भी यूज़ कर रहे हो अपने ऑप्शंस को, थ्योरी को लिखते वक्त। एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, थ्योरी के अंदर जो आपने बहुत सारी क्या है कि अप्रोचेस पढ़ी हैं, सेक्शन ए के अंदर आपने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी होंगी, उन अप्रोचेस के अंदर आपने पढ़ी होगी यूटिलिटेरियन अप्रोच, आपने पढ़ी होगी डिओंटोलॉजिकल अप्रोच। डिओंटोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच होती है, जिसमें क्या है कि आप ड्यूटी को फॉलो करते हो, यू शो डेडिकेशन टू योर ड्यूटी। देन एक अप्रोच होती है टेलियोलॉजिकल अप्रोच। टेलियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर क्या है कि आप एंड्स को फोकस ज़्यादा करते हो, आप एंड को अचीव करने का ज़्यादा फोकस करते हो एज रिस्पेक्ट टू मीन्स। तो यहाँ पर क्या है कि आप एंड पे ज़्यादा फोकस करते हो, यहाँ पर आप क्या है कि ड्यूटी पे ज़्यादा फोकस करते हो, मीन्स टू दैट एंड पे ज़्यादा फोकस करते हो,
तो ये बहुत सारी क्या है कि देन हमारे पास और भी सारी अप्रोच हैं। राइट बेस्ड अप्रोच है हमारे पास, जिसमें राइट्स को क्या है कि हम फोकस करेंगे। जस्टिस बेस्ड अप्रोच है, जिसमें जस्टिस को क्या है कि हम फोकस में रखेंगे। देन हमारे पास क्या है कि वर्च्यू बेस्ड एथिक्स हैं, जिसमें हम क्या है कि वर्च्यूज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जो कि ह्यूमन के 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ होते हैं, जो प्लेटो ने, कांत ने, सब ने बताए हैं, तो हम उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। फिर बॉडी के अंदर ही क्या है कि हम हमारा कंटेंट लिखते वक्त क्या है कि डायग्राम्स से बना सकते हैं। यूजुअली यहाँ पर जो डायग्राम्स बनेंगे दोज आर डिसीजन मेकिंग डायग्राम्स। और डिसीजन मेकिंग डायग्राम्स कैसे होते हैं, जो कि क्या होगी, रोम्बस शेप वाले होते हैं, जिसमें क्या है कि अगर आप कोई भी क्या है कि डिसीजन लेते हो या इनपुट डालते हो तो उसके अंदर आपको 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं। यस, आप उस सेक्शन के साथ आगे जाना चाहोगे तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। नो, अगर आप नहीं जाना चाहोगे उस सेक्शन के साथ तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, आप लिख सकते हो। तो आप ऐसे डिसीजन मेकिंग मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। अगेन, जो हमने वेन डायग्राम्स बनाए थे उनको तो आप यूज़ कर ही सकते हो, जो हमने सेक्शन ए में रीड किए थे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या करोगे आप, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ के एग्जाम्पल है, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ पास्ट के अंदर जो ऐसे सिचुएशन में आई थी और उन्होंने क्या किया था। एग्जाम्पल प्रीवियस में अगर हम देखें तो 1950s और 60s के अराउंड क्या है कि जो रेल मिनिस्टर्स होते थे, तो जब भी क्या है कि कोई रेल एक्सीडेंट होता था तो वो अपनी पोस्ट से क्या है कि रिज़ाइन कर देते थे। तो जो ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ है जिन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन किया है फॉर सच स्मॉल थिंग्स लाइक रेल एक्सीडेंट हो गया कहीं और उन्होंने क्या है कि रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, तो वो क्या है कि वैसे एग्जाम्पल्स आप कोड कर सकते हो। यू कैन कोड एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक अब्दुल कलाम, गांधी। तो ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स क्या है कि अपने सॉल्यूशंस के वक्त, ऑप्शंस के वक्त दिखाते हुए आप एग्जाम्पल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका बॉडी का पार्ट हो जाएगा। देन आपका आता है कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड। और कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड के अंदर अगेन हम क्या करेंगे, सेक्शन ए में अगर आप बात करो तो एक बार के लिए क्या है कि अगर टाइम कम है आपके पास तो कंक्लूजन आप छोड़ भी सकते हो, मगर सेक्शन बी की बात करो तो कंक्लूजन लिखना एथिक्स की केस स्टडीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप क्या कराया करोगे कि जो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था आपके पास, उसको लेने की कोशिश करोगे आप अपने कंक्लूजन के अंदर। तो आपने ऑप्शन 4 ऑलरेडी वहाँ पर क्या है कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दिखा दिया है, बट आप क्या ट्राई करोगे कंक्लूजन में उसको वापस एक बार क्या है कि आप फोकस में लेके आओ, उसको वापस एक बार फोकस में आप लेके आने की कोशिश करोगे किसमें, अपने कंक्लूजन में, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ जो आपने सॉल्यूशन बताया है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेंसिव है, 360 डिग्री है, हॉलिस्टिक है अपने आप में, जो कि क्या है कि सारे स्टेक होल्डर्स को और डिलेमास को मद्देनज़र लेते हुए बनाया गया है। फिर अब बात करते हैं एक हम केस स्टडीज़ के फॉर्म में क्या है कि इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो केस स्टडी ली है मैंने, दिस केस स्टडी वॉज केम इन द यूपीएससी इन द ईयर 2017 के अंदर एक केस स्टडी आई थी। अब इस केस स्टडी की बात करें तो ये केस स्टडी क्या बोल रही है, पहले इसको रीड करते हैं। ये बोल रही है कि यू आर एन एस्पायरिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर एंड यू हैव क्लियर्ड वेरियस स्टेजेस, दैट इज प्रीलिम्स और मेंस आपने क्लियर कर रखा है, एंड नाउ यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड ऑन द डे ऑफ योर इंटरव्यू। अब आपका इंटरव्यू का दिन है आज एंड यू आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स द UPSC धौलपुर हाउस जहाँ पर आपके इंटरव्यू होते हैं। बट आपके ऑन द वे में जाते वक्त आपने क्या देखा, यू सॉ एन एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट किसका था, वेयर अ मदर एंड अ चाइल्ड हु हैपन टू बी योर रिलेटिव्स। एक मदर और चाइल्ड का एक्सीडेंट हुआ है और वो आपके रिलेटिव्स भी हैं, आर बैडली इंजर्ड, दे नीडेड इमीडिएट हेल्प। अब ये आपको सिचुएशन दे दी, केस स्टडी दे दी है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट वुड यू हैव डन इन सच अ सिचुएशन, जस्टिफाई योर एक्शन। आप क्या करोगे और जो भी आप करोगे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो। 250 वर्ड से 20 मार्कर है जैसा अपन ने देखा था। तो हम ऑफकोर्स की बात है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने डिसाइड किया कि हम स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं उस क्वेश्चन के अंदर उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम हम डिलेमास क्या क्या हैं उस क्वेश्चन के अंदर उसको लिखने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन में। तो हम सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं दैट द अबव केस इन्वॉल्व्स स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स। तो इसमें क्या है कि मी, आई एम तो है और मैं क्या हूँ यहाँ पर एक एस्पिरेंट हूँ। रिलेटिव्स की बात कर रही हैं, कौन कौन से रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, एक मदर है, एक चाइल्ड है, जो कि क्या है मेरे रिलेटिव्स लगते हैं दूर के। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या है कि दूसरे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जिनको मैं क्या है कॉल करके फ़ोन पे बुला सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो वो भी क्या है कि रिलेटिव्स यहाँ पर आ जाएंगे। देन एक इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है यहाँ पर, कौन, UPSC जिसका इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं। देन यहाँ पर हॉस्पिटल क्या है कि एक स्टेक होल्डर है जो कि क्या है कि इम्प्लिसिट है। ये तीनों तो क्या थे, एक्सप्लिसिट थे, जो कि क्वेश्चन में क्या है कि ऑलरेडी दे रखे हैं। तो कभी भी क्या होगा, जब भी हम हमारे क्या है कि केस स्टडी को पढ़ेंगे तो हमें पता है कि टाइम कम मिलता है, तो हम क्या ट्राई करेंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सर्कल में बंद करना। जैसे यू है गया तो यहाँ पर मैं इसको सर्कल में बंद कर सकता हूँ। देन यहाँ पर क्या हो गया, रिलेटिव्स हो गए तो मैंने इसको यहाँ सर्कल में बंद कर दिया। देन यहाँ पर क्या हो गया, UPSC हो गया तो UPSC का मैं यहाँ पर अलग से यहाँ पर लिख के और उसको सर्कल में बना सकता हूँ। तो स्टेक होल्डर्स को हम सर्कल में बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें हॉस्पिटल, तो हमें पता है कि अगर इस केस स्टडी को सॉल्व करना है तो हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक इम्प्लिसिट स्टेक होल्डर हो जाएगा, एक इम्प्लिसिट स्टेक होल्डर हो जाएगा। पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सीडेंट का केस है तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट स्टेक होल्डर हो जाएगा आपका। आई होप दिस इज़ क्लियर। और हम स्टेक होल्डर्स को ट्राई करेंगे जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो उसको सर्कल कर दें, ताकि क्या है कि हमें फटाफट वापस क्वेश्चन को रेफर करना हो तो दिख जाए कौन सा हमारे पास
स्टेक होल्डर्स या एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फिर बात करते हैं एथिकल डिलेमा की। तो एथिकल डिलेमा को क्या है कि हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, बॉक्स कर देंगे, ताकि क्या है कि जो बॉक्स में होगी वो एथिकल डिलेमा होगी, जो सर्कल होगा वो स्टेक होल्डर्स होंगे। अब बात करें इसमें एथिकल डिलेमा क्या इन्वॉल्व है कि दैट इज़ ऑन वन हैंड दैट इज़ योर पर्सनल करियर गोल, कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपका करियर डिसाइड होगा आगे कैसा होगा या नहीं होगा। एट द सेम टाइम you have a social duty on your hand that is helping your relatives or any person who is in need। तो ये social duty versus personal goal और ambitions का क्या है कि ethical dilemma है। अब बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो योर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या है कि आप डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन बता सकते हो। आप सबसे पहले वाले एक्शन में लिख सकते हो कि दैट यू विल बी अटेंडिंग द एक्सीडेंट विक्टम्स, ठीक है, नॉट बिकॉज दे आर योर रिलेटिव्स बट दे आर पर्सनस हु आर इन नीड एंड एज अ ह्यूमन वी नीड टू हेल्प अदर ह्यूमंस। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो राइट बेस्ड अप्रोच है ये, ठीक है, या वर्च्यू बेस्ड एथिक्स को आप यहाँ पर शो कर रहे हो। तो ब्रैकेट में आप अपनी थ्योरी को भी क्या है कि कॉल करके लिख सकते हो ब्रैकेट में। सेकंड क्या करोगे आप, ऑफ कोर्स बीइंग अ लॉजिकल पर्सन, बीइंग अ रैशनल पर्सन, बीइंग अ पर्सन हु इज़ हैविंग कॉमन सेंस बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू फॉर द इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी। तो आपके पास कॉमन सेंस तो एक्सपेक्ट करता ही है एग्जामिनर। तो उस कॉमन सेंस के अंदर आप क्या बता सकते हो कि आप फर्स्ट क्या अरेंज करने की कोशिश करोगे, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, जो कि क्या है कि अगर आप मान लो कैब में जा रहे हो तो कैब में भी हो सकता है। आप क्या है कि आसपास क्या है कि किसी भी व्हीकल के थ्रू जा रहे हो वहाँ पर, तो व्हीकल के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो आप अरेंज करने की कोशिश करोगे। एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे एम्बुलेंस को कॉन्टैक्ट करने का, नियर बाय हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करने का, ठीक है। और जब तक आप कॉन्टैक्ट करोगे और जब तक वो आ रही होगी तो आपको क्या है कि एडिशनल टाइम मिल जाएगा। एंड एडिशनल टाइम में क्या है कि आप रैशनली सोच सकते हो। आई होप दिस इज़ क्लियर। बिकॉज एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप कॉमन सेंस से फर्स्ट एड बॉक्स को भी अरेंज कर सकते हो। और यूपीएससी एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू के लिए हमेशा क्या है कि जल्दी जाने की कोशिश करेगा, बिफोर टाइम रीच करने की कोशिश करेगा। तो ऑफकोर्स ही और शी मस्ट बी हैविंग सम मार्जिन ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड और हर हैंड। तो उसके पास क्या है, कुछ मार्जिन ऑफ टाइम होगा, बिकॉज उसका इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट दिन है, तो वो जल्दी लेट तो जाएगा नहीं। तो ये 2 सेकंड में हम ये बता सकते हैं, इसको लिख सकते हैं थ्योरी के फॉर्म में। देन थर्ड में हम क्या कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट यू कैन एक्चुअली कॉल सम ऑफ योर रिलेटिव्स। आप अपने रिलेटिव्स को क्या है कॉल कर सकते हो और उनको इन्फॉर्म कर सकते हो इंसिडेंट के बारे में। एट द सेम टाइम ये क्या इंश्योर करेगा कि आप एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ पर क्या है कि बना सको। ह्यूमन रिसोर्स आपने बुला लिया है रिलेटिव्स को कॉल करके, जो भी वहाँ पर नियर बाय रहते हैं आपके। एट द सेम टाइम आप क्या ट्राई करोगे, जो गुड स्मार्टियंस हैं, स्मार्टियंस का मतलब क्या होता है, सिटीजन्स हु आर एक्चुअली परफॉर्मिंग देयर सिटीजन सेंट्रिक ड्यूटीज़, ठीक है। तो हमें पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या है कि अभी रिसेंटली गुड स्मार्टियन पॉलिसी भी क्या है कि लॉन्च करी थी, जिसमें क्या है कि अगर आपको कोई एक्सीडेंट विक्टिम मिलता है और उसको आप हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आप पे कोई पुलिस केस नहीं होता है, और कोई अच्छे केसेस के अंदर, इंसिडेंट्स के अंदर क्या है कि आपको अवार्ड भी दिया जाता है एनुअली। तो आप क्या है कि वहाँ पे जो गुड स्मार्टियंस होंगे उनको भी क्या है कि बुलाओगे, और आपको लगता है कि ये सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं तो आप वहाँ से लीव कर सकते हो रिलेटिव्स को और गुड स्मार्टियंस को इन्वॉल्व करके और ह्यूमन रिसोर्स को इंक्रीज़ करके। आई होप दिस इज़ क्लियर। लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है कि क्योंकि क्या है कि दिस इज़ एन एक्सीडेंट, तो इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो आप। तो पुलिस हॉस्पिटल एम्बुलेंस को बुलाने के साथ साथ आप पुलिस को भी क्या है कि कॉल करके इंसिडेंट के बारे में बता सकते हो उस टाइम पे। और इंसिडेंट जब पुलिस को बताओगे तो क्या है कि इंसिडेंट के एक्चुअल रीजंस क्या थे वो ओपन में आ जाएंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम जो भी विक्टिम्स हैं उनको क्या है कि आप जस्टिस भी दिला पाओगे अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर लोगे तो आप। तो यहाँ पर क्या है कि आपने जस्टिस को भी क्या है कि इंश्योर कर दिया। एट द सेम टाइम व्हाट विल बी हैपनिंग कि पुलिस के बाद आप क्या है कि एक इनफॉर्मल कंप्लेंट लेटर भी लिखवा सकते हो, ठीक है। और इनफॉर्मल कंप्लेंट लेटर क्या है कि अगर मान लो यूपीएससी में आप लेट हो जाते हो तो यू विल बी हैविंग दैट इनफॉर्मल कंप्लेंट लेटर इन योर हैंड, जिसको एक वैलिड रीज़न बताया जा सकता है कि आप क्यों लेट हुए। और यूपीएससी में भी इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग बैठे हैं तो उनको पता है कि क्यों ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए किसी एक आदमी को। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर हम बात करें एट द सेम टाइम फिफ्थ पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो कि आप क्या है कि यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट द यूपीएससी। आप यूपीएससी के अंदर वहाँ पर क्या है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स होते ही हैं, तो वहाँ पर हम यूपीएससी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप उसमें कॉन्टैक्ट करके यूपीएससी को बता सकते हो कि आपके पास क्या है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर यू गेटिंग लेट, ठीक है। और उसके मीन टाइम में आप क्या है कि पुलिस को इन्फॉर्म करा है, आपने हॉस्पिटल कॉल किया है, वो सारे रिकॉर्ड्स भी आप क्या कि शो कर सकते हो अगर यूपीएससी वालों को लगता है इफ़ यू आर फूलिंग देम, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट की हम बात करें तो अगेन दैट विल बी योर डिसीजन मेकिंग डायग्राम बना सकते हो आप सिक्स्थ पॉइंट में। और डिसीजन मेकिंग डायग्राम के अंदर क्या है कि आप शो कर सकते हो कि यू आर एक्चुअली हेल्पिंग द विक्टम्स, यू आर हेल्पिंग द विक्टम्स, हेल्प विक्टम्स
आ गया यहाँ पे। अगर आप नो करते हो तो नो में क्या है कि आपको खुद को बुरा लगेगा यार कि मैंने इंटरव्यू तो दे दिया, मगर इंटरव्यू के अंदर देने का क्या फ़ायदा कि मैं एक सोसाइटी की सर्विस में जा रहा हूँ, सिविल सर्विस में जा रहा हूँ, और जब मुझे एक सिविलियन जो कि मेरे रिलेटिव भी था मैं उसको हेल्प ही नहीं कर पाया, तो आपको बुरा भी लगेगा। जब आपको बुरा लगेगा तो आपका इंटरव्यू हो सकता है कि अच्छा ना जाए। इंटरव्यू के अंदर क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो, क्योंकि आपने क्या है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हैंड में थी जो कि आपकी ह्यूमन होने का एहसास दिलाती है आपको, उसको आपने फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिट विल क्रिएट अ नोवर डूअर स्प्लिट। नोवर डूअर स्प्लिट का मतलब क्या है कि आपको पता था कि उस टाइम पे मुझे आपको रिलेटिव्स की हेल्प करनी थी, मगर आपने क्या है कि अपने पर्सनल गोल्स को ऊपर रखते हुए क्या है कि रिलेटिव्स को छोड़ दिया, और जो कि नीड उस टाइम पे उनको हेल्प करने की थी। तो आपने को पता था कि उनकी हेल्प करनी, मगर आपने किया क्या, आपने उनको छोड़ के वहाँ चले गए। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन के अंदर नोअर डूअर स्प्लिट हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर क्या है कि जो नोअर डूअर स्प्लिट का जो अप्रोच है किसने दिया है, दयानंद सरस्वती ने दिया है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में वो भी लिख सकते हैं। एंड एट द रिजल्ट ऑफ विच आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंटरव्यू के अंदर कम होगा, आप फोकस भी क्या है कि नहीं कर पाओगे इंटरव्यू में, और योर इंटरव्यू माइट भी हैविंग अ चांस कि ख़राब जाएगा। बट आपने अगर हेल्प की विक्टिम्स को और येस की आपने हेल्प, तो आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। आपने अपनी क्या है कि वैल्यूज़ को अपने क्या है कि अपहोल्ड किया है, वैल्यूज़ को, जिस वैल्यू सिस्टम से आप प्रिस्क्राइब करते हो, सब्सक्राइब करते हो अपने आप को। एट द सेम टाइम you are actually also proceeding yourselves towards the interview on time, which is also showing your seriousness towards the interview. And in case something bad happens, UPSC will surely understand कि what were the circumstances in which you were present over there. तो सिंपल सा है कि आप इसी का ही क्या है कि जो सबसे बेस्ट कंक्लूजन निकाल सकते हो कि yes, helping the victim in times of need is a virtue based ethics. It's a ethics which human does to other humans, showing their humans value, and it will also save the मी एज अ पर्सन इन अ डूइंग अ नोअर डूअर स्प्लिट। मैं ना जाऊँ मैं उसको में भी मुझे क्या है कि हेल्प करने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट ये जो सॉल्यूशन होगा ये ज़्यादा हॉलिस्टिक होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो कि क्या है कि सबसे बेस्ट होगा, जिसमें यूटिलिटेरियन अप्रोच होगी, दैट इज़ बेटर गुड फॉर ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ के साथ आप अपना कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं। और इसमें अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग मोर देन 50-60% मार्क्स इन योर केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ के साथ क्या है कि आपको इस तरीके से फॉलो करना है। मॉल भी क्या है कि आगे जाके केस स्टडीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट थीम्स पे। बट केस स्टडी का इंपॉर्टेंस आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरीके से एथिक्स का पेपर आपके फाइनल लिस्ट में नाम आने से लेकर आपकी डिज़ायर्ड सर्विस को इंश्योर करता है, बट एथिक्स के मार्क्स अपने आप में कौन इंश्योर करता है, केस स्टडी। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी रिलेटिवली क्या होती है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती हैं। इसमें क्या है कि आपका जो भी आंसर होता है वो एग्जामिनर को साफ दिखता है कि अच्छा है या गलत है। कोई कोई क्या है कि इतने गंदे ऑप्शन भी लिख देते हैं या फिर इतने गंदे कंक्लूजन भी लिख देते हैं जो कि एथिकली ट्रू नहीं होते हैं। तो केस स्टडी क्या होती है, रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव होती है, ज़्यादा सब्जेक्टिविटी कम होती है। अगर इसके अंदर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो ये आपके स्कोर को क्या है कि 120 के उस पार ले जाएगी। अगर आपने इसमें क्या है कि ख़राब परफॉर्म किया है तो ये आपके स्कोर को बिलो 90 भी लेके जाने का पावर रखती है। इसलिए केस स्टडी के अंदर क्या है कि आपको परफॉर्म करना अच्छा होना आना चाहिए, आपको क्या है कि अपना दिमाग चलाना आना चाहिए, आपको प्रोसेस फॉलो करना आना चाहिए, किस तरीके से लॉजिकल प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसी से क्या है कि यूपीएससी आपका एथिकल कॉम्पिटेंस चेक करती है। वो चेक करती है कि आपकी क्रिटिकल और आपकी एनालिटिकल थिंकिंग क्या है, किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करती हैं। तो आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ इम्पॉर्टेंस टू यू। इससे आपको क्या है केस स्टडी सॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट मिला। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी केस स्टडी के अंदर क्या है कि जब भी हम हमारा आंसर लिख रहे हैं तो हम आई के फॉर्म में लिखेंगे। हम फर्स्ट पर्सन को क्या बनाएंगे, आई। तो ये सारे जो भी सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर देखे हैं इसमें आप क्या हमेशा लिखोगे, आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि आई लिखना इज़ मोर बेटर एज़ कम्पेयर टू द थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम वी नहीं लिखेंगे, अस नहीं लिखेंगे, हम क्या है आई को करते हुए, क्योंकि मैं क्वेश्चन में बता रखा है कि आप अगर उस सिचुएशन में तो आपको क्या करना है, तो हम आई ही लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप दिस पर्टिकुलर लेक्चर वॉज ऑफ सम इंपॉर्टेंस टू यू। इससे आपकी वैल्यू एडिशन हुआ है, आप समझे केस स्टडीज़ को कैसे लिखना चाहिए, केस स्टडी से कितनी डेप्थ होनी चाहिए, किस तरीके से हम एथिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं किसी भी केस स्टडी को लेते हुए, और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है फॉर योर ओवरऑल GS स्कोर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।